प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हमारे चैनल पर इतिहास की श्रृंखला चलाई जा रही है और इतिहास की श्रृंखला के तहत मैंने ये बताया था आपको कि हम इतिहास को कुछ नवीन तरीके से पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चैप्टर वाइज या राजा या विभिन्न काल के वाइज पढ़ाने के बजाय हम जो है एक नए ढंग से पढ़ाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। इस वजह से इस आधार को लेते हुए मैं अपने इस पढ़ाई को कुछ नए ढंग से आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यानी जो लोग केवल चैप्टर वाइज बताने का जो बात है वो छोड़ के एक समग्र रूप से मैं यहाँ बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे विभिन्न आक्रमण हो गए, विभिन्न युद्ध हो गए, फिर नए नए ढंग से मैं लेकर यहाँ पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो इसके पहले जैसे मैंने कई चैप्टर पढ़ाया, लेकिन एक नए तरीके से जो शुरू किया था, पहला इसके पहले जो विषय था वो था भारत के पर किए गए प्रमुख आक्रमण। तो मैंने प्राचीन काल के आक्रमण आपको बताया, फिर मध्यकाल के आक्रमण बताया। तो एक वो विषय समाप्त, एक नया विषय आज हम ले रहे हैं, भारत के प्रमुख युद्ध। देखिए, इसमें युद्ध के तहत हम नहीं राजतंत्र राजा वाइज या प्रमुख राजतंत्र वाइज बांट रहा हूं और नहीं काल वाइज बांट रहा हूं, बल्कि एक समग्र रूप से ले रहा हूं ताकि आप एक फ्लो ही पढ़े। अगर युद्ध है तो युद्ध जाने, राजा तो राजा ही जाने, आक्रमण है तो आक्रमण ही जाने, सिक्के जाने तो सभी काल का जानिए सिक्के, साहित्य जाने तो सभी काल का साहित्य जानिए, विदेशी यात्री जाने तो सभी काल के विदेशी यात्री जानिए। मतलब एक तोड़ मरोड़ के पूरा हम लोग बिल्कुल एक डिसेक्शन कर दे रहे हैं यहाँ इतिहास का। तो एक नए ढंग से अब यहाँ बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन्हीं नए विषयों के क्षेत्र में आज जो दूसरा विषय मैं ले रहा हूं, हालांकि इसके पहले कई वीडियो और दे चुका हूं मैं इतिहास के, लेकिन एक नया विषय जो अब मैं लेने जा रहा हूं वो है भारत के प्रमुख युद्ध। इसमें हम लोग भारत में प्राचीन काल के प्रमुख युद्ध देखेंगे, फिर मध्यकाल के प्रमुख युद्ध देखेंगे और फिर अंतिम में आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध देखेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक है वो है प्राचीन काल के प्रमुख युद्ध। तो प्राचीन काल में भारत में कौन कौन से प्रमुख युद्ध हुए, क्योंकि आप देखिए जितने चीजें मैं बता रहा हूं सबसे बहुत सारे प्रश्न, अनगिनत प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और युद्ध बताने के क्रम में मैं और चीजें भी बता रहा हूं, केवल युद्ध ही थोड़ा बता रहा हूं। युद्ध के अगल बगल क्या हुआ, कौन भाग लिया, कौन जीता, कौन हारा, इनसे देखिए अनगिनत प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आईएएस, पीसीएस हो, स्टेट लेवल की परीक्षाएं हो, चाहे एसएससी हो, जो भी हो, मेरी पढ़ाई आईएएस से लेकर हर एजुकेशन के, देखिए ठीक है, ज्ञान में कठिन और सरल हो सकता है, लेकिन ज्ञान का बंटवारा नहीं हो सकता है। अब अकबर के पिता का नाम अगर हुमायूं था तो चाहे आईएएस वाला पढ़ेगा वो भी हुमायूं ही पढ़ेगा, पीसीएस वाला वो भी हुमायूं ही पढ़ेगा और एसएससी वाला भी हुमायूं ही पढ़ेगा, बाबर नहीं पढ़ लेगा। तो मेरा मानना है कि ठीक है, कठिनाई अस्तर होता जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को स्तरीय ज्ञान लेना चाहिए, चाहे वो किसी छोटे परीक्षा की तैयारी कर रहा हो चाहे बड़ी परीक्षा तैयारी। तो मैं एक स्तरीय ज्ञान बता रहा हूं। लेवल आपको जरूर इसमें आईएएस लेवल का रहेगा, लेकिन हर लेवल का व्यक्ति उसको बहुत आसानी से समझ सकता है और मेरा मानना है किसी लेवल का व्यक्ति कठिन से कठिन प्रश्न हल कर सकता है, ठीक है। लेवल तो निश्चय ही सिविल सेवा रहेंगे ही रहेगा, क्योंकि वो मेरे नेचर है, वो मेरे जीवन भर उसी को पढ़ा है, वही पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी यह सबके लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो प्राचीन काल के प्रमुख युद्ध में जो सबसे पहला युद्ध नाम आता है वो है दशराग युद्ध। देखिए, अब इसके पहले पौराणिक काल में बहुत युद्ध हुए होंगे, तो पौराणिक काल एक किंवदंतियां भी होती हैं जिनको हम बहुत अच्छे से नहीं भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है हम लोग वहीं से जानना शुरू करेंगे जिसका बड़ा स्पष्ट हमारे पास ज्ञान है। तो सबसे पहला जो युद्ध है वो है दशराग युद्ध। दशराग युद्ध ऋग वैदिक काल में हुआ था। दशराग युद्ध जो है वो ऋग वैदिक काल में हुआ, ठीक है ना। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, यानी ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध है। भाई देखिए, आर्यों का यहाँ बहुत संघर्ष हुआ,
अपने में कबीलों में युद्ध हुआ, अपने कबीलों में यहाँ के मूल निवासी अनारियों से युद्ध हुआ। लेकिन उसमें सबसे जो प्रमुख युद्ध था वो था दसराग युद्ध। ठीक है, दसराग युद्ध में एक तरफ भरत कबीले के राजा सुदास थे, दूसरी ओर पंचजन थे, अड़ु, द्रवहु, यदु, तुर्वसु, पुरु और प्लस 5 अनार थे, जिनमें अकिन, पक्कत, भलानस और विसड़ी और शिव, ये 5 अनार जातियां थी। ठीक है ना। तब एक तरफ ये लोग थे, पंचजन के साथ अन्य अनार लोग थे, और एक तरफ भरत कबीले के राजा सुदास थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भले ही इसका नाम दसराग युद्ध था, लेकिन असल में इसमें कुल 30 राजाओं ने, भले ही 10 राजाओं का युद्ध इसमें दिख रहा है, लेकिन असल में इसमें 30 राजाओं ने लगभग भाग लिया था। और कहा जाता है कि परुसड़ी नदी का वर्तमान नाम है रावी नदी। ठीक है ना। तो परुसड़ी नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में भरत कबीले के राजा सुदास ने पंचजनों को परास्त किया था। पंचजनों के साथ थे विश्वामित्र, जो इस समय प्रमुख ऋषि थे, और भरत कबीले के साथ थे सुदास। मूल कारण भी माना जाता है कि पहले विश्वामित्र जो हैं वो भरत कबीले के प्रमुख आचार्य थे, बाद में उनको हटाकर क्या कहते हैं वशिष्ठ को बना दिया गया। तो उसी का बदला लेने के लिए विश्वामित्र ने पंचजनों को एकत्र किया और युद्ध में चले आए दसराग के, लेकिन उनको बुरी तरीके से पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि भरत कबीला बड़ा वीर था, कहा जाता है कि भरत कबीले के नाम पर ही आगे चल के इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। सुदास के पहले जो सुदास के पूर्वज थे दिवोदास, उसने भी दासों के राजा संबर को परास्त किया था। यानी वीरोचित गुण और सफलता, वीरता निश्चय ही भरत कबीले का एक प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, या एक प्रमुख आभूषण था। ठीक है ना। इसके बाद दसराग युद्ध से बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन जीता, किस नदी के किनारे हुई थी, दोनों और कौन लोग थे, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अगर आप बार बार इसको देख लेंगे वीडियो को, तो बहुत आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख युद्ध था वो था वितस्ता का युद्ध। इसका एक नाम और है झेलम का युद्ध, और एक नाम और है हाइडेस्पीज का युद्ध। एक नाम और है हाइडेस्पीज। देखिए, एक गहन अध्ययन का मूल मंतव्य यही होता है कि हम बिल्कुल गहराई से हर चीजों को जानें। इसलिए आप अभी तक केवल झेलम का युद्ध लोग जानते थे। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था वितस्ता नदी था, तो इसको वितस्ता का युद्ध भी कह सकते हैं और इसको झेलम का युद्ध भी कह सकते हैं। और इसी झेलम नदी को यूनानियों ने हाइडेस्पीज कहा था, तो इसको हाइडेस्पीज का युद्ध कह सकते हैं। देखिए, ज्ञान के अंदर परत दर परत ज्ञान होता है, और उसी को बोला जाता है गहन अध्ययन, और यही मैं कोशिश यहां आपको बार बार करता हूं। ठीक है। यह हाइडेस्पीज युद्ध जो हुआ था वह यूनानी आक्रांता, विश्व विजेता नहीं मैं कह रहा हूं, यूनानी आक्रांता सिकंदर और झेलम और चिनाव के महान पराक्रमी राजा पोरस के बीच हुआ था। कहा जाता है कि सिकंदर की सेनाएं पश्चिमोत्तर भारत को रौंदती हुई जब झेलम और चिनाब नदी के बीच के शासक पोरस के पास पहुंची और पोरस को उन्होंने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो पोरस ने कहा कि युद्ध के लिए मैं प्रस्तुत हूं, आत्मसमर्पण के लिए नहीं प्रस्तुत। दोनों के बीच झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध के पीछे बड़ी लंबी कहानी है। कहा जाता है कि झेलम नदी के इस पार उस पार दोनों की सेनाएं खड़ी थीं और पोरस की तैयारी और शक्ति को देखकर आशंका पैदा हो गई सिकंदर के मन में। कहा जाता है एक रात्रि में सिकंदर ने अपनी सेनाओं को बहुत दूर ले गया, बहुत किनारे ले जाकर, जहां से पोरस की सेनाएं जो दूसरी ओर थी दिखना बंद हो गई, और उस पार उतार दिया अपनी सेना और अचानक रात में आक्रमण कर दिया। ये छल और कपट विदेशी बड़े अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन भारत के योद्धा जो है वो छात्र युद्ध या धर्म युद्ध लड़ते थे।
मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि उनका यह छात्र युद्ध, यह धर्म युद्ध उनके विनाश का कई बार कारण बन जाता था, क्योंकि विदेशी लुटेरे, विदेशी आक्रांता, विदेशी दानव इस बात को कभी नहीं जानते थे कि भारत में छात्र धर्म के अनुरूप, राजपूत धर्म के अनुरूप, भारतीय धर्म के अनुरूप धर्म युद्ध लड़ा जाता है। रात में किया गया आक्रमण निश्चय ही अचानक आक्रमण ने खलबली मचा दी पोरस की सेना में, लेकिन पोरस की सेना बड़ी वीरता से लड़ी। बल्कि बहुत सारे शोधपरक इतिहासकारों का तो यह भी कहना है कि इसमें सिकंदर परास्त हुआ, लेकिन यूनानी इतिहासकारों और बहुत सारे यूरोपीय इतिहासकारों का कहना है कि इसमें पोरस परास्त हुआ। लेकिन पोरस के पराक्रम और वीरता को देखकर इतना अभिभूत हो गया सिकंदर कि उसने पोरस को पूरा राजपाट लौटा दिया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, जिस पोरस ने यूरोप में जिस सिकंदर ने यूरोप में खून की नदियां बहा दी, एशिया में खून की नदियां बहा दी, पंजाब में खून की नदियां बहा दी, वह सिकंदर पोरस से इतना प्रसन्न हो गया? क्या इसके पहले किसी वीरता को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ था? क्या पोरस से ही इतना प्रसन्न हो गया कि उसका राजपाट वापस कर दिया? वह रक्त पिपासु, धन पिपासु सिकंदर। देखिए, यहां इतिहास का कुछ षड्यंत्र तो जरूर दिखता है, लेकिन हम लोग तो भाई लकीर के फकीर हैं। लकीर का फकीर मतलब जो लिखा है उसी पे हम चलते जाएंगे। आप आईएएस के प्रश्न अगर आप देखें तो एग्जामिनर बार बार से पूछता है कि आपका इस विषय पर क्या मत है। आप आईएएस के पेपर को उठाइए, आधे से ज्यादा प्रश्न जो है वैचारिक होंगे, आपका विचार पूछा जाता है। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आप पढ़कर क्या कह रहे हैं। सब कुछ अगर सब कुछ पढ़कर आप किसी कहने की स्थिति में, तो निश्चय ही तैयारी बेकार है। तो जैसे अन्य लोगों ने पढ़ाया, निश्चय ही मैं उस तरह से नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, किताबी बातें सही आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, कोई नंबर तो उसी से मिलेगा, क्योंकि लकीर के फकीर रूप में सारे एग्जामिनर, सारे विद्वान वही पढ़ते आए हैं, इसलिए वो उसी को सत्य मानते हैं। भाई एक जमाना था जब पृथ्वी को चपटा माना जाता था। लोग कहेंगे भैया आप अकेले विद्वान हैं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े विद्वान हैं, पूरी दुनिया गलत कह रही है, आप ही एक सही कह रहे हैं। तो भाई पूरी दुनिया एक जमाने में पृथ्वी को चपटी भी मानती थी। लोग मानते थे कि पृथ्वी जो तस्तरी के समान चपटी है, अगर हम किनारे जाएंगे तो सीधे डूब जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे, समुद्र में गिर जाएंगे। तो लेकिन बाद में माना गया कि नहीं, पृथ्वी गोल है। फिर बाद में माना गया नहीं, पृथ्वी लध्वज गोलाभ है, वो बीच में उभरी हुई है, ध्रुवों पर चपटी है। तो पूरी दुनिया अगर यह चीज मान रही है, या बहुत सारे विद्वान यह मान रहे हैं, मान लिए कि इस युद्ध में क्या कहते हैं, वितस्ताता, झेलम या हाइडेस्पीच के युद्ध में पोरस की हार हुई, तो भाई आप भी वही मान लीजिए। लेकिन मैं आपको वास्तव स्थिति बताने का प्रयत्न अवश्य कर रहा हूं कि जो सिकंदर विश्व विजेता माना जाता है, किस छल और कपट के माध्यम से पोरस पर विजय प्राप्त किया। शायद यही कारण है कि दुनिया में एक कहावत बन गया, जो जीता वही सिकंदर। अगर सिकंदर शौर्य और पराक्रम से जीतता, तो जो जीता वही सिकंदर, ये कहीं न कहीं एक छल और षड्यंत्र की बू आती है इस शब्द में, जो जीता वही सिकंदर। भले ही आप अयोग्य हो, जीत जाओ तो सिकंदर बन जाओ। भले आप कमजोर हो, भले आप शक्तिहीन हो, जीत जाओ सिकंदर बन जाओ। ये तो वही बात हुई, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। खैर, जो भी लिखा है वो बताने का मैं आपको यहां प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन जगाऊंगा जरूर। पढ़ाना तो मेरा उद्देश्य है ही, साथ में आपको जगाना भी मेरा उद्देश्य है, और इसी क्रम में मैं आपको यहां बता रहा हूं। खैर, तथाकथित हमारे सुधी जनों के, विद्वान जनों के शब्दों में, इस वितस्ताता या झेलम के युद्ध में पोरस की हार हुई, और पोरस से इतना प्रसन्न हो गया सिकंदर कि उसने उसका राजपाट वापस कर दिया। अगला जो युद्ध महत्वपूर्ण आता है प्राचीन काल का, वह है चंद्रगुप्त मौर्य। इस युद्ध का कोई नाम तो नहीं है, लेकिन
ये भारत का एक महत्वपूर्ण युद्ध है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच का युद्ध। सेल्यूकस का युद्ध ये 305 ईसा पूर्व हुआ था, बीसी, बिफोर सेंचुरी या बिफोर क्रिस्ट। अब प्रश्न उठता है कि सेल्यूकस कौन था और चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जान रहे हैं, भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट, मौर्य वंश का संस्थापक। कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके एशिया प्रांत का जो शासक बना वो था सेल्यूकस। कहा जाता है कि अपने स्वामी के अधूरे स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए सेल्यूकस एक विशाल सेना लेकर, जब उसने अपना मध्य एशिया का शासन स्थापित कर लिया, स्थिर कर लिया, तो एक विशाल सेना लेकर वो भारत की ओर बढ़ा कि जो काम हमारा स्वामी नहीं कर सका मैं कर दूंगा, पूरे भारत को लौट डालूंगा। शायद सेल्यूकस को मालूम नहीं था कि वर्तमान भारत सिकंदर के जमाने वाला भारत नहीं है। इस समय भारत पर एक छत्र शासक, एक चक्रवर्ती शासक, या आप कह लीजिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक का शासन है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट था। आप कह सकते हैं अखंड भारत के स्वप्न को अगर पहली बार किसी ने भारतवर्ष में पूर्ण किया, और आखिरी बार भी, अगर आखिरी तो नहीं कह सकते कि भाई अभी भी अखंड भारत की लोग कल्पना करते हैं, लेकिन यह बात निश्चित मैं कह सकता हूं कि भारत की धरती पर जितने भूमि पर शासन चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, ना ही उतने पर मुगल सम्राट अकबर कर सका और ना ही अंग्रेज कर सके, जो अपने आप को भारत के एकीकरण का दंभ भरते हैं। उनको देखना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे बड़े भूमि का एकीकरण किया। कहा जाता है कि जैसे ही सिंधु नदी पार की सेल्यूकस के सेनाएं ने उनका स्वागत किया, चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना ने। भीषण युद्ध हुआ, इसमें बुरी तरीके से सेल्यूकस परास्त हुआ। पराजय का सबसे बड़ा प्रमाण था कि पूरा अफगानिस्तान, अर्कोसिया, एरिया, जेड्रोसिया, पेरुपनिसाई किसको देना पड़ा? सेल्यूकस को। यहां तक कि अपने बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार इस भीषण आक्रमण में अगर चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शक्तिशाली शासक ना होता तो शायद इतिहास ही बदल जाता। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रमुख युद्ध आता है वो है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध, कलिंग जो है, कलिंग का वर्तमान नाम उड़ीसा है। ठीक है, और इस कलिंग युद्ध में एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य का पोता सम्राट अशोक था और दूसरी ओर कलिंग की सेनाएं थी। यह एक भीषण युद्ध था और इस भीषण युद्ध में भयानक नरसंहार हुआ। और कहा जाता है कि यह युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व, यानी 261 बीसी, यानी कि अशोक के शासन काल के अभिषेक के 8वें वर्ष युद्ध हुआ था। इस भयानक युद्ध में इतना नरसंहार अशोक ने किया कि उससे मन उसका द्रवित हो गया। और आप लोग जान रहे हैं कि इसके बाद अशोक को क्या अपनाना, बौद्ध धर्म उसने अपना लिया। ठीक है, इसके बाद जो अगला युद्ध आता है, कलिंग युद्ध के बारे में आप सभी लोग जानते ही जानते हैं। देखिए, युद्ध के बारे में जानना और युद्ध को जानना और युद्ध के बारे में कुछ गहन अध्ययन जानना, ये अलग की बात है। मैं आपको गहन अध्ययन ही बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भाई कलिंग युद्ध में इतना भीषण नरसंहार क्यों किया, और फिर ये भी पूछते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे कलिंग यानी उड़ीसा जो उसके बगल में ही था, उसके मुड़वारी था, उसको कैसे छोड़ दिया? ठीक है ना, उसको कैसे उसने छोड़ दिया, ये भी बड़ी बात थी। तो यहां एक बहुत जानने वाली बात इसके पीछे, बहुत लोग कहते कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। माना यह जाता है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो बिंदुसार के मृत्यु के बाद गृहयुद्ध शुरू हो गया, क्योंकि अशोक तो सबसे बड़ा पुत्र था नहीं। तो इसी गृहयुद्ध का लाभ उठाकर कलिंग स्वतंत्र हो गया बीच में।
इसी गृह युद्ध के दौरान लगभग 4 साल ये युद्ध चला। यही कारण है कि अशोक सम्राट बनने के पश्चात इसका भीषण आक्रमण कलिंग पर हुआ। बहुत लोग यह भी कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य के विद्रोहियों को कलिंग जो है शरण भी देता था। यही कारण है, निश्चय ही भीषण नरसंहार अशोक द्वारा चिढ़े हुए होने के कारण ही ऐसा भीषण नरसंहार किया। लेकिन इस भीषण नरसंहार में अशोक का मन द्रवित हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद मैं आपको कुछ नवीन युद्धों के आप जान रहे हैं, लेकिन चूंकि वो एक गहन अध्ययन का अंग है इसलिए वो बहुत कम लोग जानते हैं, उसको मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, यहां मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा। आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध, और तीसरा है दक्षिणापथ का युद्ध। इससे लगातार प्रश्न आते हैं, लेकिन गहन कॉन्सेप्ट ना होने के कारण, विस्तृत कॉन्सेप्ट ना होने के कारण हम इसको समझ नहीं पाते। असल में ये तीनों युद्ध जो लड़े गए वो चक्रवर्ती गुप्त सम्राट, चक्रवर्ती गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के द्वारा लड़े गए। ठीक है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का पहला स्वतंत्र शासक था, लेकिन एक कोई बहुत विशाल राज्य तो स्थापित नहीं कर सका था। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने जब अपने पुत्र समुद्रगुप्त को शासक बनाया तो समुद्रगुप्त ने एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया।